नमस्कार, जोहार। स्वागत है आप सभी का संकल्प से सिद्धि कार्यक्रम में। दोस्तों, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपकी मुलाकात ऐसी पर्सनालिटीज से करवाते हैं जिन्होंने अपने जीवन में एक संकल्प लिया था। उस संकल्प को पूरा करने के लिए उनके अंदर एक जुनून आया और उन्होंने उस कार्य को सिद्ध किया। आज इसी क्रम में हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं बांसुरी की फाउंडर राधा ड्रोलिया जी से। तो राधा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार। राधा जी, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि बांसुरी का क्या कंसेप्ट है और ये किस प्रकार से लोगों को सर्व कर रहा है। जैसा कि आपको नाम से प्रतीत हो रहा है कि बांसुरी कुछ भगवान से रिलेटेड है, राधा कृष्ण कन्हैया से रिलेटेड है बांसुरी। तो जी। मैंने इस बांसुरी का नाम अपनी फर्म का इसलिए रखा कि यहाँ पे भगवान के कपड़े बनते हैं। जैसे कि आप सभी अपने कपड़े बाज़ार में बनवाते हैं, कुछ अच्छा बनवाते हैं, कुछ रेडीमेड खरीदते हैं, पर भगवान के कपड़े रेडीमेड जो बिकते हैं वो एक अलग तरह के होते हैं, पर अगर हमें कुछ अपने मन से कुछ कस्टमाइज़ करवाना है तो वो मेरे पास बनते हैं। तो मैंने उसी भगवान के कंसेप्ट पर, क्योंकि कन्हैया का ज़्यादा मुझे शौक़ है सब चीज़ करने का, कन्हैया का काम करने का, तो मैंने इसीलिए उनके नाम पर उसके फ़र्म को बांसुरी नाम के साथ अटैच किया। तो एक बांसुरी नाम सुनते ही लोगों के मन में भी एक ध्वनि बजती है कि नहीं, ये कुछ ना बांसुरी कुछ। नाम काफी अलग साउंड हो रहा है, तो क्या सोचकर आपने बांसुरी नाम से इस स्टार्टअप को कनेक्ट करा? यही सोच कर के कनेक्ट किया कि बांसुरी सुन कर के लोगों के कान में कैसी बांसुरी बजेगी कि लोग सोचेंगे कि वहाँ ज़रूर कुछ ना कुछ कन्हैया के लिए बहुत अच्छा मिलेगा, जो उसकी बांसुरी को पसंद आएगा। कन्हैया को बांसुरी बहुत ज़्यादा प्रिय है, इसीलिए मैंने अपनी फर्म का नाम भी बांसुरी रखा। तो क्या आप सिर्फ कन्हैया और राधा से रिलेटेड कपड़े बनाती नहीं, हैं भगवान जी के, या फिर और अन्य गॉड गॉडेसेस के कपड़े भी आप बनाती हैं? आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। पहले मैंने जब स्टार्ट किया था ना, तो मैंने सिर्फ कन्हैया से ही स्टार्ट किया था, पर जब लोगों को मेरी कन्हैया की ड्रेसेस इतनी पसंद आने लगी तो सब बोलने लगे कि हमारे भगवान ने क्या बिगाड़ा है, आप उनके कपड़े क्यों नहीं बनाती हैं। तो फिर मैंने कोशिश करी कि चलिए ठीक है, मैं सबके ही बनाऊंगी। तो फिर मैंने अपनी जान में कोशिश जब स्टार्ट किया तो मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिलने लगा और सबको बहुत पसंद आने लगा। तो आज के दिन मेरे पास हर भगवान के कपड़े बनते हैं, हर साइज के बनते हैं और हर बजट के बनते हैं। मैम, कब और कैसे ये ख्याल आया कि इस तरह का कुछ करना है, या इस तरह का आप कुछ करना चाहती हैं? कुछ ऐसा गैप है मार्केट में जिसको फिल करने के लिए इसको एक स्टार्टअप का फॉर्म दिया जा सकता है? ऐसा ख्याल तो क्या था कि मुझे शुरू से कन्हैया भक्ति में बहुत ज़्यादा रुचि थी और मेरा नानी घर भी वृंदावन बिलोंग करता है, तो वहाँ से हम लोगों के मन में कन्हैया कन्हैया हर समय ही चलता था। तो जब अब अपनी कन्हैया को सजाने के लिए कपड़े लेने जाती थी ना, तो मुझे समझ नहीं आता था। मेरे को लगता था कि ये इसका ब्लाउज़ ढीला हो गया, ये इसका घेर ढीला हो गया, राधा जी की चोली ढीली हो गई, उनकी धोती नहीं सही बैठ रही है, तो मुझे मज़ा नहीं आता था। तो मेरे को लगता था कि कोई ऐसा दर्जी हो जो एकदम फिटिंग ये वाला कब की सिलाई बात है, करे। कब ऐसा हुआ? ऐसा हो गया करीब ये 15 साल पहले की बात मैं आपको बता रही हूँ। और शौक में मैंने स्टार्ट किया था, 1-2 वेंडर्स से पहले काम स्टार्ट किया, फिर 1-2 कारीगर को मैंने पकड़ा कि जो सब अपने घर में बैठ कर के काम करते हैं, फिर उनसे सिलवाना स्टार्ट किया। जब उनसे करते-करते ऐसा इस काम में मतलब इतना मज़ा आने लग गया ना मुझे, कि लगा कि नहीं अब ये काम करते जाओ करते जाओ। उस जब स्टार्ट किया तो एक बार करके फिर छोड़ दिया, नहीं इसमें होगा नहीं, नहीं सकूँगी मैं, ऐसा नहीं। क्यों? क्योंकि ना मुझे सामान नहीं मिल रहा था मेरी रुचि के हिसाब से, अच्छा। और काम करने वाले लोग नहीं मिल रहे थे मुझे। मैंने सब ऐसे ही थे कि लगता था जो रेडीमेड चल रहा है ना, सबको लगता था वही हो जाए तो तो ठीक है। रेडीमेड में आपने क्या खामियां या कमियां देखी जिसको कि आपको लगा कि ये मतलब उस अनुसार नहीं जा रहा है जो कि आप चाहती हैं? रेडीमेड की खामियां ऐसी है ना कि एक आप रेडीमेड कोई भी अपने लिए भी ड्रेस खरीदते हैं, उसकी फिनिशिंग, उसकी सिलाई, उसके कपड़े का मटेरियल, उसका रॉ मटेरियल और फिर उसका प्रोडक्ट लास्टिंग, वो सब में बहुत डिफरेंस होता है। सजावट भी। सब चीज़ में बहुत डिफरेंस होता है, तो वो आप एक रेडीमेड को आप हमारे प्रोडक्ट से कंपेयर नहीं कर सकती। मुझे मेरा प्रोडक्ट एकदम डिफरेंट लगता है। तो और भी जो सिमिलर कंपनीज हैं जो मार्केट में इस तरह का काम कर रही हैं, या रेडीमेड हो या फिर कस्टमाइज्ड बेस हो, उनसे आपका ये स्टार्टअप अलग कैसे खड़ा हो रहा है? कैसे एक अलग पहचान मिल रही है आपके स्टार्टअप को? मेरे स्टार्टअप में लोगों को ये डिफरेंस मिलता है कि जब लोग मेरे पास आते हैं लेने के लिए, तो एक बार वो ज़रूर बोलते हैं कि राधा तुम्हारा ये सामान बहुत महंगा है। मैं बोले हो सकता है महंगा है, पर एक बार आप कन्हैया को पहना करके तो उसमें देखिए, मेहनत भी लगी आप है। अपने दुर्गा मैया को पहना करके तो देखिए। और जब वो पहना लेते हैं उसके बाद बोलते हैं तुम क्या जादू कर दी, मेरा भगवान दूसरा का कपड़ा पहनता ही नहीं है। तो कुछ तो डिफरेंस लोगों को भी लगता होगा ना, और मुझे ये डिफरेंस लगता है कि मैं क्वालिटी और डिज़ाइनिंग दोनों में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती हूँ, स्पेशली क्वालिटी में तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती हूँ। तो कस्टमर्स के टेस्ट के हिसाब से उनके कस्टमाइजेशन को ध्यान में रखते हुए क्वालिटी भी इंश्योर करना, ये आप किस प्रकार से इंश्योर करती हैं?
सबसे पहली क्वालिटी तो मैं इंश्योर करती हूँ रॉ मटेरियल के ऊपर। बाजार में जो भी गम वगैरह यूज़ होते हैं वो सब भगवान जी को, जैसे हम लोग कुछ भी कड़ा थ्रेड यूज़ करें तो वो लगता है ना अपने शरीर में भी, तो मुझे फील होता था कि ठाकुर जी को भी लगता ही होगा ना, वो कैसे पहनेंगे, इतना छोटा सा तो भगवान है, वो कैसे पहनेगा। तो वो क्वालिटी इंश्योर करने के लिए मैंने अच्छे रॉ मटेरियल्स का इस्तेमाल करना। इवन एक गन से जो ग्लू लगती है वो भी बाज़ार में बहुत तरीके की आती है, तो वो उसको भी हम लोगों ने एकदम अच्छी क्वालिटी का यूज़ करना चालू किया, जैसे कि डेकोरेशन जब हो तो वो कहीं भी ख़राब नहीं हो, सूखे नहीं, गढ़े नहीं, ना पहनाने वाले को गढ़े और ना पहनने वाले को गढ़े। तो ये रॉ मटेरियल्स लाना, अच्छे रॉ मटेरियल्स, सॉफ्ट क्वालिटी के रॉ मटेरियल्स को यूज़ करना, ये आप किस प्रकार से इसको देखती हैं, इसका ख्याल रखती हैं? कहाँ से आप रॉ मटेरियल्स अच्छे क्वालिटी के मंगाती हैं? मेरा मेन मार्केट तो देखिए कोलकाता बेस्ड है, क्योंकि रांची हमारा झारखंड जो है कोलकाता से बहुत नियर बाई है, और कोलकाता में ऐसे बहुत अच्छे संसाधन मौजूद हैं जहाँ से हम ये सब सामान लाके अपना काम कर सकते हैं। और वहाँ पे मेरे कारीगर भी हैं कुछ जिनके पास मैं काम करवाती हूँ, तो वो वहाँ पे वहीं से ले करके काम करते हैं, और मुझे जो भी ज़रूरत होती है तो मैं उनको फ़ोन करती हूँ, वो भेज देते हैं, तो वो मेरे पास सामान आ जाता है। मैम, इनिशियली जब आप इस स्टार्टअप को शुरू कर रही थी, तो स्टार्टअप को शुरू करने के दौरान क्या कुछ आपने चैलेंजेस भी फेस करे? कुछ चैलेंजेस फेस किए थे। सबसे बड़ा चैलेंज मेरे लिए था जो यहाँ का एग्जिस्टिंग मार्केट था, और जो यहाँ पे एग्जिस्टिंग मार्केट में जो वेंडर्स थे वो मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज थे, क्योंकि रांची एक छोटा शहर है, यहाँ पे बहुत लिमिटेड मार्केट है, और जो मैं जिस कैटेगरी को बना रही हूँ वो उस मार्केट में चलने वाली नहीं थी उस समय। पर जब मेरा सामान मार्केट में आया तो लोगों को एक डिफरेंस टेस्ट मिला, लोगों को समझ में आया कि नहीं, अभी हम जो खा रहे थे उससे अच्छा कुछ बन रहा है। लोगों को ये समझ में आया कि जो हम पहना रहे थे उससे कुछ अच्छा पहनने के लिए भगवान के लिए मार्केट में आया है। तो लोकल वेंडर्स से जो आप चैलेंजेस फेस कर रहे थे, वो किस प्रकार के चैलेंजेस थे? लोकल वेंडर्स मुझे थोड़े से टीज करते थे कि राधा तुम क्या ये सब मार्केट में ले आई, हमारा मार्केट ख़राब हो गया, तुमने ये सब क्यों प्रोडक्ट तुम यूज़ कर रही हो, तुम थोड़ा सा सस्ता सामान यूज़ करो, देखो तुमको प्रॉफिट ज़्यादा होगा, तुम ये सब काम मत करो, हमारे सारे कस्टमर्स टूट जा रहे हैं, तुम इतना महंगा बेच रही हो उसके बाद भी कस्टमर तुम्हारे पास चले जा रहे हैं, तुम क्यों ऐसा कर रही हो, आज हम लोग का इतना पुराना जमा हुआ बिजनेस है। मतलब एक तो मेरे मतलब एक है आंटी थी, वो उस काम को कम से कम 20 साल से कर रही थी, मैं उनका नाम अभी नहीं ले सकती हूँ, पर उनके आप समझ लीजिए 90% कस्टमर मेरे पास डाइवर्ट हो गए, तो शी वॉज वेरी हर्टेड दैट टाइम। तो मुझे लगा कि नहीं कैसे, ठीक है, मैं बोले आंटी आप जैसे बोलोगे आप बोलोगे तो मैं बंद कर दूंगी, आप मेरे को आपको हर्ट करना मेरा कोई भी मकसद नहीं है। तो आपने इन चैलेंजेस को ओवरकम कैसे करा? कैसे इन सभी चीज़ों को आपने संभाला? कुछ ऐसी ठाकुर जी की कृपा थी ना कि मुझे ओवरकम करने की खुद ब खुद को ज़रूरत नहीं पड़ी, सब कुछ ऑटो प्लेट पे होता चला गया। नहीं तो ये जो टीजिंग आपको मिलती थी या जो भी आपको कमेंट्स मिलते थे, इनको आप किस तरीके से लेती थी? मैं पॉजिटिवली लेती थी उन सब कमेंट्स को, मैं लेती थी उनको कि ठीक है, वो भी इन चीज़ों को देखते देखते वो अपना टेस्ट चेंज कर लेंगे, उनको भी समझ में आएगा कि नहीं ये भी एक क्वालिटी बनती है, ये भी एक तरह का सामान है जो बन सकता है, जो हम लोगों ने आज तक अपने कस्टमर्स को सर्व नहीं किया। मैम, इस चीज़ को स्टार्ट करने से पहले क्या कुछ मार्केट सर्वे या रिसर्च भी आपने कंडक्ट किया, या फिर कुछ ऐसा आपने किया जिससे कि आपको और बेहतर आइडिया मिल सके? नहीं, मार्केट सर्वे तो मैंने नहीं किया था, पर हाँ आइडियाज़ के लिए मैंने ज़रूर बहुत लोगों को कॉल किया था कि इस तरीके का काम करने में क्या बाधाएं आ सकती है, या ये काम करूं कि नहीं करूं, क्योंकि उस समय मैंने इसको प्रॉपर एक बिज़नेस सोच करके नहीं स्टार्ट किया था, एक अपने शौक से स्टार्ट किया था, और वो शौक एक बिज़नेस के रूप में परिवर्तित होता चला गया। शौक आपके एक मुख्य रोजगार का जरिया बन गया। या तो इस शौक को एक मुख्य रोजगार धारा में परिवर्तित करने के लिए आपने किस प्रकार से कदम उठाए और क्या क्या आपके स्टेप्स रहे थे? सबसे पहले तो मैंने कोलकाता जा कर के वहाँ पे जो वहाँ कारीगर जो ये सब काम करते हैं उनका सर्च स्टार्ट किया कि, तो वहाँ जाके मुझे काफ़ी इस चीज़ में काफ़ी दिक्कत हुई, क्योंकि जो वहाँ के भी जो लोकल जो कारीगर वगैरह थे वो बोले कि नहीं मैडम आप बाहर रहता है, आपके साथ कैसे काम करेगा, नहीं पॉसिबल है, पेमेंट का दिक्कत आएगा, आप सामान को कैसे रखेगा, हम लोग का मार्केट ख़राब हो जाएगा। हम बोले आपका तो किस प्रकार से आपने उन्हें विश्वास दिलाया? तो मैंने उनको यही कहा कि आपका डाउट अपनी तरफ है, आप अपनी जगह सही हैं, पर अगर आप कोई भी नई चीज़ में कदम रखते हैं तो एक्सपेरिमेंट तो करना ही पड़ेगा, और रिस्क जहाँ होती है वहीं सफलता भी होती है, तो आपको ये रिस्क तो मेरे साथ लेना पड़ेगा। आप ज़्यादा बोलेंगे तो मैं आपको कुछ एडवांस कर सकती हूँ, कुछ आपके काम का छोटा रूप ले जा करके उसको आपको सक्सेस करके दिखा सकती हूँ, ऐसा मैंने उन लोगों को एश्योर किया।
तो उसमें एक लेडी कारीगर है मेरी, उसने मेरे पर फुल ट्रस्ट किया। वो बोले नहीं दीदी आप चालू करिए, मुझे आपके बातों से बहुत इंस्पिरेशन मिल रहा है, आप चालू करिए, वाला गुड लेडी आप चालू करिए। तो उसने मुझे बहुत सपोर्ट किया और आज भी मेरी वो सबसे ज़्यादा मैं उसी से काम करवाती हूँ। मैम एक सवाल मेरे माइंड में आ रहा है कि आप झारखंड रांची में रहती हैं, तो झारखंड स्टेट को छोड़कर आप कोलकाता गई या कलकत्ता गई इन वर्कर्स को ढूंढने के लिए, इस बिजनेस के ऊपर आइडियाज लेने के लिए, ऐसा क्यों? नहीं, जिस समय मैं कोलकाता गई थी ये आइडिया लेने के लिए, क्योंकि मेरा बॉर्न एंड ब्रॉट अप कोलकाता से है। ओके। तो मुझे एक जहाँ बॉर्न एंड ब्रॉट अप होता है वो जगह कंफर्टेबल सभी को लगती है ना। उस समय मैं रांची में नई थी और मेरा रांची में इतना सर्कल नहीं था, मैं यहाँ जानती नहीं थी लोगों को, तो मुझे कुछ भी काम करना होता तो मुझे कोलकाता फ़ोन करना पड़ता था। पर नाउ अ डेज़ ऐसा है कि मेरे रांची में बहुत सारे हेल्पर्स हैं, बहुत सारे काम करने वाले लोग हैं जो मुझे सपोर्ट करते हैं इन चीज़ों में। तो मैं उनके द्वारा, ऐसा नहीं है कि अब मुझे हर चीज़ के लिए एक एक चीज़ के लिए कोलकाता जाना पड़ता है। वो मेरा यहाँ भी बहुत बड़ा अपना अच्छा एक बन गया है सर्किल जो मुझे इस काम में सपोर्ट करता है। मैम क्या डिफरेंसेस आपको दिखाई पड़े कलकत्ता के मार्केट में और यहाँ के मार्केट में? देखिए डिफरेंस आप इस चीज़ को वर्ड्स में नहीं बोल सकते, हर जगह की एक अपनी स्पेशलिटी होती है। आज मुझे अपना झारखंड का जब ड्रेस बनाना होता है, जब अपना ये सब टाइम आता है सरुल वगैरह का, तो मैं यहाँ की स्पेशलिटी बनाती हूँ। उस समय मैं ठाकुर जी को एकदम पूरा सरुल के रूप में सजाती हूँ। तो वो वाइट में रेड थ्रेड का काम, तो वो अपना यहाँ की स्पेशलिटी है। और जब दुर्गा पूजा आता है तो मैं कोलकाता की स्पेशलिटी से उनको वो शोला वाले मुकुट पहनाती हूँ। तो उस समय मैं वो टेस्ट यूज करती हूँ। तो हर जगह की एक अपनी स्पेशलिटी मतलब होती है। कल्चर और फैशन और ट्रेंड के हिसाब से आप अलग अलग टेस्ट यूज करते हैं गॉड और गॉडेसेस के कपड़ों को डिजाइन करने के लिए। एग्जैक्टली। मैं जैसे साउथ इंडियन ड्रेसेस होती है कितनी बार, तो मैं साउथ का टेस्ट उसमें डालती हूँ। मैम जो कारीगर आप लाते हो अपने कामों को करने के लिए, उन कारीगरों की ऑथेंटिसिटी, उन कारीगरों का क्वालिटी, ये आप किस प्रकार से इंश्योर करते हैं? वो थोड़ा सैंपल बनवाती हूँ उनसे पहले। किस प्रकार से, मतलब कैसे? जैसे मेरे को कोई भी ड्रेस बनवानी रहती है ना, तो उसका एक 1/4 मैं बोलती हूँ कि आप मेरे को डेमो करके बना करके फिजिकली दिखा दीजिए। तो वो मेरे को बना करके दिखाते, मैं उनको पूरा उसका फुल पे करती हूँ कि अगर आपका ये 100 रुपये का पूरा काम है तो मैं आपको 100 रुपया इसके लिए दूंगी। मैं ये नहीं कह रही कि आप 1/4 बना रहे हो तो मैं 25 रुपया दूंगी आपको। तो मैं उनका पेमेंट उनको करके उनसे काम का सैंपल पहले लेती हूँ, फिर उसको अपने हिसाब से अप्रूव करवाती हूँ, उसमें कोई चेंजेस करने होते तो वो करवाती हूँ, फिर उसके बाद उसको फाइनल प्रोडक्ट में डालते हैं हम लोग। मैम आपके अंदर ये सोच आई आज से 15 साल पहले, एक सोच आना और उसको धरातल पर लेकर आना, उसके ग्राउंड लेवल इम्प्लीमेंटेशन के लिए, ये आपने किस प्रकार से करा? हम थोड़ा सा इसके ऊपर जानना चाहेंगे। देखिए जब सोच आई थी तो सोच आने के समय मुश्किलें बहुत आई थी, बच्चे छोटे थे मेरे उस समय, उसको धरातल पे लाना मेरे लिए बहुत संभव नहीं था। और सब जैसे फैमिली में भी सब ऐसे बहुत सपोर्टिव हैं, पर पापा एक ही बात बोलते थे, बेटा क्या ज़रूरत है, क्यों करना है। तो उस समय एक ही बात मेरे दिमाग में और जहन में आती थी कि पापा मुझे शौक़ है करने का, इसलिए मुझे करना है। और बच्चे अभी छोटे हैं तो मैं ऐसा नहीं हूँ कि अपनी फैमिली लाइफ को डिस्टर्ब करके इन कामों को करूँगी। तो पापा ने मुझे कहा ठीक है बेटा, तुम्हें जैसे करना है, समझ में आता है, आप करो। तो वही संघर्ष को बच्चों के साथ, बच्चों को बड़ा करते करते, धीरे धीरे उन कामों को करते करते आज मुझे हर तरफ से फुल सपोर्ट है और मैं अपने काम को पूरी तरह से कर पा रही हूँ। तो बच्चों के साथ बच्चों की देखभाल भी करना और साथ ही साथ अपने बिजनेस को भी देखना, दोनों कामों में आप किस प्रकार से तालमेल बिठा पा रही थी? बच्चों को देखने के लिए ऐसा होता था ना, मेरे बच्चे बहुत सपोर्टिव थे। बच्चों को लगता था कि मम्मी का कोई काम आया हुआ है, मम्मी तुम करो, हम लोग पढ़ ले रहे हैं। अच्छा। मम्मी आप ऐसा करो, हम आपके पास हैं। और बच्चे भी साथ साथ दौड़ दौड़ के कुछ भी करना होता था ना, तो वो लोग बहुत सपोर्ट करते थे, उनको मज़ा आता था मेरे साथ। उनको लगता था कि थोड़ा सा अपना भी चेंजेस हो रहा है, पढ़ाई से छुट्टी मिल रही है, तो अच्छा। बच्चे इंजॉय करते थे। तो साथ साथ उस समय स्टार्ट था बहुत, मैंने इतना था, थोड़ा करते करते नाउ इट विल बिकम फुल्ली सेटल्ड। मैम फिलहाल में आप किन किन एरियाज में ऑपरेंट हैं या किन किन एरियाज को सर्व कर रही हैं? अभी जैसे अपने झारखंड में तो बहुत सभी जगह जाता है मेरा सामान। ये मैं रिटेलर्स या रीसेलर्स उनको देना कम पसंद करती हूँ। क्यों? इसलिए कम पसंद करती हूँ क्योंकि मेरा सामान जो है उनको महंगा लगता है और फिर वो अपनी उसमें प्रॉफिट मार्जिन ऐड करेंगे तो वो बहुत महंगा हो जाता है। तो मैं डायरेक्ट कस्टमर को सर्व करना ज़्यादा पसंद करती हूँ। तो इसलिए मेरा सामान जितने भी यहाँ पे रांची है, टाटा है, रामगढ़ है, हज़ारीबाग है, इसमें मेरे कुछ छोटे फैमिलीज़ हैं, छोटे कस्टमर्स हैं और कुछ रीसेलर भी हैं। जैसे अमृतसर में एक मेरी रीसेलर है, तो और रांची के बाहर अपना दिल्ली पे जाता है, लुधियाना जाता है,
मतलब अमृतसर। झारखंड के अलावा और भी कई स्टेट्स हैं जहां आपका हाँ, सामान जा रहा पर है। क्वांटिटी नहीं है, पीसेज में जाता है और मैं कोशिश में लगी हुई हूँ क्योंकि अब मैंने जा कर के थोड़ा सा अपना सेटअप को सेटल किया है। मैम, मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज क्या क्या आप यूज़ करती हैं ताकि आपका जो स्टार्टअप है और आपके स्टार्टअप का यूनिक प्रोडक्ट्स हैं वो अलग अलग जगहों पे प्रसिद्ध हो सके? मार्केटिंग स्ट्रेटजीज में मेन तो देखिए अभी सोशल मीडिया का ज़माना है, सब कुछ सोशल मीडिया से ही चलता है। तो सारा चीज़ सोशल मीडिया पे ही पोस्ट होता है, जो भी करना रहता है मुझे पोस्ट बना बना के तो आप सोशल खुद मीडिया से पे ही करती डालती। हैं या कोई और हैंड आपने ले रखा है इस नहीं, मदद के लिए? इसके लिए मैंने कोई हैंड नहीं ले रखा, मैं सारा खुद कुछ से खुद से ही सब करती खुद हैं। से ही करती हूँ क्योंकि लोग जो भी करके देते हैं ना उसमें सबका अपना कुछ टचअप आ जाता है, तो मुझे वो थोड़ा सा कम सूट करता है। तो डिजिटल डिजाइन्स बनाना या फिर वो फोटोज रेडी करना ये सब आप खुद से ही कर लेती हैं? डिजिटल डिज़ाइन हम कम बनाते हैं, हम रॉ फोटो से ही लोगों को सर्व करते हैं ताकि लोगों को ये समझ में आए कि इसमें कुछ भी बनावट नहीं है। आप जो फोटो देख रहे हैं एक्चुअली वही चीज़ मेरे पास आएगी, क्योंकि डिजिटल तो हर चीज़ों को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के दिखा सकता है ना, तो वैसा नहीं करते। एक अच्छी अपनी फिजिकल फ़ोटो क्लिक करते हैं, उसको फिर अपने सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हैं, उसी से मतलब कस्टमर्स बहुत सेटल्ड हैं, बहुत ज़्यादा वो नहीं है, जिनको लेना होता है वो अपने उसी से अपना काम मेरे को ऑर्डर करते हैं। मैम, आपके स्टार्टअप के अलग अलग विंग्स होंगे कि यहाँ से शुरुआती काम होता है, उसके बाद फिर जाकर सेकंड में ये काम होता है, थर्ड में ये काम होता है, फाइनल प्रोडक्ट रेडी होने से पहले और सेलिंग तक के स्टेजेस में आपके अलग अलग जो विंग्स हैं आपके स्टार्टअप के, उन सभी विंग्स में आप एक सिनर्जी इंटीग्रेशन किस प्रकार से स्थापित करती हैं ताकि आपका स्टार्टअप स्मूथ बिजनेस के तौर पे फंक्शन हो सके? देखिए इसमें बहुत ज़्यादा फेजेस नहीं है काम के, मेन हैंडवर्क का काम रहता है। तो सबसे पहले जब भी कोई ऑर्डर आता है तो मैं सबसे पहले अपने हैंडवर्क वाले जो कारीगर रहते हैं उनको सेट करती हूँ, उनको बोलती हूँ कि भाई ये इस तरीके का इसमें काम डालना तो है। ऑर्डर्स डायरेक्टली आपके पास ही आते हैं? हाँ, ऑर्डर्स डायरेक्टली मेरे पास ही आते हैं। तो उनको मैं सबसे पहले सेट करती हूँ कि भाई इस काम को आप करिए, इसमें ये काम डालना है अपने को, ये थ्रेड वर्क है या माल का वर्क है या जजोदी वर्क है या बीड्स का वर्क है, कुछ भी जो उसमें वर्क डालना है तो वो उनको बताती हूँ। पहले सबसे पहले वहाँ से काम स्टार्ट करती हूँ और फिर उनको लाइन अप करने के साथ साथ रॉ मटेरियल टेलर दोनों को लाइन अप करती हूँ कि भाई रॉ मटेरियल मेरा टाइम पर आ जाए ताकि मैं वर्क करने छोड़ सकूँ उसको। उसके बाद वर्क छोड़ने के बाद टेलर के पास वो स्टिच होने जाता है, टेलर के पास से जब वो स्टिच होकर के आ जाता है उसके बाद फिनिशिंग हम लोग करते हैं अपने आप, उसमें देख करके बैठ करके। ये आप खुद से करती हैं या कोई और इसकी मदद के लिए रखते हैं? नहीं, इसमें मैं खुद तो करती ही करती हूँ और एक दो मेरे स्टाफ हैं वो लोग रहते हैं साथ में। ओके, ये यही रांची में ही? हाँ, वो मैं घर से ही अभी ऑपरेट करती हूँ काम, क्योंकि काम स्टार्ट ही है, एक तरह से समझ लीजिए 15 साल की जर्नी है पर काम ये स्टार्ट ही है अभी। मैम, ये अलग अलग जो विंग्स हैं आपके स्टार्टअप के जिनमें आप सिनर्जी और इंटीग्रेशन स्थापित कर रही हैं, तो ये मतलब कोऑर्डिनेट खुद से ही होता है या आप उसमें आपका नहीं, मुझे ओवरऑल एक इंटरफेरेंस एक रहता फील्ड को है देखना पड़ता है, एक एक फील्ड कि में। पहले से दूसरी तक जाए तो उसमें आपका इंटरफेरेंस नहीं, रहता है या वो ऑटोमेटेड रहता है? ऑटोमेटेड होता है कि एक ही डिज़ाइन अगर बननी रहती है 10 पीस तो वो ऑटोमेटेड होता है, पर जब फर्स्ट पीस बनता है तो मुझे देखना पड़ता है। ओके। अगर एक डिज़ाइन बन गई, वो अप्रूव हो गई तो उसके बाद फिर मैं वो प्रोसेस में चला जाता है, फिर मुझे उसमें मतलब नहीं एक दूसरे को देता है, दूसरा तीसरे को देता है, वो ऑटोमेटिक हो होते जाता जाता है। हाँ। ओके। मैम, किसी भी स्टार्टअप को चलाने के लिए पैसों की ज़रूरत होती है, तो आपके स्टार्टअप को चलाने के लिए आपका रेवेन्यू जनरेशन मॉडल कौन कौन सा रहता है? ऐसा है कि हम लोग एक हाउस मेकर हैं, हर हाउस मेकर की एक अपनी छोटी पूंजी होती है और कोई भी स्टार्टअप चलाने के लिए, स्टार्ट करने के लिए एक हाउस मेकर के लिए वो पूंजी इनफ होती है। और मेरे काम में कोई ऐसी पूंजी की लागत नहीं है बहुत ज़्यादा कि मुझे कहीं भी लोन लेना पड़े या कहीं भी बहुत ज़्यादा पैसों की डिमांड करनी पड़े। छोटे रूप का काम है, आराम से हो जा रहा है, जो मेरी अपनी पूंजी है, मेरी अपनी बचत है, मेरी गुल्लक नहीं, जो वो है तो ठीक है उससे हो जा रहा है। कि आप खुद के ही पैसों से उसे सस्टेन कर रही हैं, हाँ। कहीं से फाइनेंशियल मदद नहीं ले रही हैं, लेकिन जो आय अर्जित हो रही है आपको इस स्टार्टअप में, वो आय किस मॉडल पे अर्जित हो रही है आपको? किन किन मॉडल्स पे अर्जित हो रही है? मतलब क्या क्या तरीके हैं आय अर्जित करने के आपके आय अर्जित स्टार्टअप में? करने के लिए तो देखिए इसमें हम लोग जो भी मेरा प्रोडक्ट बनता है उसको डायरेक्ट कस्टमर को सेल करते हैं और या फिर कुछ एग्जीबिशन फ्लोट करते हैं। एग्जीबिशन के थ्रू आय अर्जित होती है। मेहनत बहुत है उस एग्जीबिशन में, आपको 2 दिन 3 दिन पूरा दिन खड़ा रहना पड़ता है, मतलब एकदम फुल्ली एकदम आपको वहाँ पे खड़ा रहना पड़ता है और उस समय आपका जो घर पर काम चल रहा रहता है वो भी बंद रहता है। मेहनत बहुत होती है
और एग्जीबिशन के थ्रू हम करते हैं और डायरेक्ट कस्टमर को सेल करके जो भी प्रॉफिट होता है वो उसके थ्रू तो होता इन है। दोनों माध्यमों से आपको आय अर्जित हो पा रही है। हाँ। मैम, अभी आपने एक बात बताई कि जर्नी आपकी 15 सालों की है, लेकिन काम अभी अभी का शुरू हुआ ही है, ऐसा क्यों? क्योंकि जब स्टार्ट किया था उस समय बहुत संसाधन नहीं थे। संसाधन इन द मीन मैंने कहा ना कि कारीगरों का झमेला था, रॉ मटेरियल्स का झमेला था। उस समय मुझे यहाँ रांची में भी बहुत कुछ नहीं मिल पाता था। जैसे कि क्या क्या? जैसे कि रॉ मटेरियल्स जो इसमें लगते हैं, जैसे बीड्स हैं, यहाँ थ्रेड्स हैं, और जो इसका जो बेसिक कपड़ा है, जो ग्लू है, वो सब यहाँ मुझे नहीं अवेलेबल हो पाता था। यहाँ ले दे के एक दो ही मार्केट है जहाँ जाते थे हम सामान लेने, तो जो मैंने कैलकाटा में क्वालिटी देखी हुई थी वो क्वालिटी मुझे उस समय यहाँ नहीं मिल पा तो रही इन सब थी। चीजों की जानकारी आपको पहले से थी या बाद में आपने नहीं, थॉट ये प्रोसेस आने के जानकारी बाद तो अर्जित करा? ये जानकारी तो मुझे थी पहले से, अच्छा। क्योंकि हम लोग, मैंने कहा ना, कैलकाटा बॉर्न एंड ब्रॉट अप होने की वजह से वहाँ हम लोगों को ये चीज़ें रेगुलर में देखने को मिलती थी। और मेरे घर में ठाकुर सेवा बहुत ज़्यादा है, तो माँ भी ये सब चीज़ें बहुत लाती थी। तो माँ का एक बोला जाए ना, माँ का उंगली पकड़ के बच्चा सीखता है सब कुछ। तो मेरी मदर से मैंने ये सब बहुत सीखा। मेरी मदर बहुत अच्छा स्टिच करते थे, तो वो जितने भी भगवान जी के कपड़े बनते थे वो घर में ही अपना सारा ठाकुर जी को बना के पहनाते थे। तो सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन कहीं ना कहीं आपकी खुद की माँ से आपको मदर, मिला, जिसको एग्जैक्टली, आपने एक व्यवसाय का रूप दे दिया। 200%। मदर मेरी बहुत अच्छा, बहुत सुंदर ड्रेसेस बनाते तो थे। वो भी व्यवसाय की फॉर्म में करती थी नहीं या नहीं, वो पर्सनल केवल चॉइस? अपने घर के ठाकुर जी के लिए। अच्छा। तो मैम, हम जानना चाहेंगे कि लोगों को आप किस प्रकार से अपने स्टार्टअप को लेकर एक विश्वास दिलाती हैं कि आपका स्टार्टअप जो मार्केट में कंपनीज हैं उनसे अलग है या एक यूनिक पहचान के साथ उनको सर्व करेगा? ये भी तो मुश्किल है ना, लोग क्यों पहली बार में आपकी बात विश्वास ठीक है, करेंगे? ये तो एकदम बहुत जेन्युइन प्रश्न है। होता क्या है कि जब कोई भी, ये माउथ पब्लिसिटी की भी अभी दुनिया है। जी जी, कोई भी बिल्कुल। चीज़ होती है ना, बोलते हैं ना, जो दिखता है वो बिकता है। तो किसी के घर में किसी ने देखा, अरे आज तुम्हारे ठाकुर जी बहुत सुंदर लग रहे हैं, ये कपड़े कहाँ से लिए तुमने? अच्छा। ऐसी पब्लिसिटी बहुत Word जल्दी of होती है। mouth। हाँ, बहुत जल्दी होती है। तो लोगों को इनसे देखते देखते माउथ पब्लिसिटी से मेरा काम बहुत ज़्यादा आगे बढ़ा है। ओके मैम, फिलहाल में मुझे लगता है कि आपके स्टार्टअप के अलग अलग विंग्स हैं, तो आप अलग अलग लोगों को रोजगार से जोड़े हुए हैं अपने स्टार्टअप के माध्यम से। तो फिलहाल में कितने लोग ऐसे हैं जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपके स्टार्टअप से जुड़े हुए हैं, जिनको आपके स्टार्टअप के माध्यम से एक आय अर्जित हो पा रही है? कुल 5 से 6 लोग हैं। 5 से? तो किन किन एरिया से जुड़े हुए हैं? क्या सिर्फ रांची है, कैलकाटा है, किस किस एरिया से? नहीं, मेन तो डिलीवरी पार्टनर्स भी होंगे? हाँ, मेन आपका रांची से ही है, और 3 जन, जैसे 50-50 आप समझिए, 3-4 जन आपके रांची से हैं और 2-3 जन आपके कलकत्ता से हैं। तो जो भी लोग आपके साथ आपके स्टार्टअप से जुड़े हुए हैं, जिनको आपके स्टार्टअप के माध्यम से एक रोजगार मिल रहा है, उन सभी के साथ आपका रेवेन्यू शेयर किस प्रकार से होता है? अलग अलग विंग्स के लोग जुड़े हुए हैं, हाँ, अलग अलग मदद के लिए, तो उनके साथ किस प्रकार रेवेन्यू से शेयर शेयर का हो ऐसा रहा है? होता है कि बहुत ज़्यादा रेवेन्यू वाला हमारा आइटम नहीं है। तो जिस तरह का प्रोडक्ट बनता है उस प्रोडक्ट के बेसिस पर कि भाई इसमें टोटल रेवेन्यू ये आ रही है, तो भाई तुम इतना तुम्हारे लिए जाएगा, इतना तुम्हारे लिए जाएगा, इस तरीके से उसमें रेवेन्यू शेयर होती है। तो डिलीवरी के लिए किस प्रकार से आप, क्या पोस्ट का सहारा लेती हैं या आपके डिलीवरी पार्टनर्स भी रखे हुए हैं आपने? नहीं, डिलीवरी थ्रू कुरियर होता है। कुरियर होता है। और अगर मान लीजिए कि डिलीवरी के दौरान कोई डैमेज आइटम डिलीवर हो जाए कस्टमर को, तो उसके लिए भी आपके पास कोई प्रोविजंस रहते हैं? क्योंकि वो तो कस्टमाइज्ड है, और अगर दूर की डिलीवरी है, वो दूर जाकर डिलीवर हो जाए, तो फिर उस चीज़ को आप कैसे हैंडल करती हैं? ऐसा होता है कि अगर कोई दूर की डिलीवरी है और कोई चीज़ ख़राब हो जाती है, तो मैं कस्टमर को बोलती हूँ कि आप उसे प्लीज़ रीसेंड करिए, मैं इसको करेक्ट करके दूंगी। और मेरे कस्टमर ऐसे हैं अभी तक, भगवान की कृपा से, कि सब इस चीज़ के लिए मेरे ऊपर विश्वास करते कि नहीं, अगर चीज़ ख़राब हुई है तो राधा दी इसको चेक करके ठीक करके देंगी। एक बेंगलोर मेरा पार्सल गया था, तो वहाँ उनकी प्रोडक्ट बहुत डिले हो गई थी उनके पास पहुँचने में, तो इन बिटवीन वो ट्रांजिट में ही ख़राब हो गया था सामान काफ़ी। तो उन्होंने कहा, दीदी इतना लेट हो गया और इतना लेट मिला और इतना ख़राब मिला है, मुझे, मैं क्या करूँ? बोले इमीडिएटली आप इसको रीसेंड कर दीजिए। क्या कभी ऐसा भी होता है कि स्पेशल ओकेशंस के लिए लोग आपसे कपड़े, भगवान जी के कपड़े कस्टमाइज्ड मंगवा रहे हैं, और वो उस ओकेशन पे उनको ना मिल पाया, या किसी कारणवश उस ओकेशन में वो यूज़ ना हो पाया ड्यू टू डिले ऑफ डिलीवरी या ड्यू टू डैमेज प्रोडक्ट्स, तो उस चीज़ को आप कैसे हैंडल करती हैं? देखिए, ये तो आपका एक ऐसा प्रश्न है ना जो मेरा लूप होल्स खोल देगा लोगों के सामने। नहीं नहीं, हम जानना पर चाहेंगे ऐसा है आपसे। कि अभी ऐसा सर्कमस्टांसेस होता है जब दिवाली रहती है, हाँ हाँ। दुर्गा पूजा और दिवाली के टाइम पे कुरियर थोड़ा स्लो हो जाता है।
तो दर्शक आपसे जानना चाहेंगे, आउट ऑफ हाँ, क्यूरियोसिटी। उस समय लोग दिवाली के लिए ही बनवा रहे होते हैं, उस समय एकदम दुर्गा पूजा के लिए ही बनवा रहे होते हैं। तो कभी कभी बहुत रेयर चांसेस में ऐसा होता है कि वो प्रोडक्ट वहाँ नहीं टाइम पर पहुँच पाता है। तो उस समय थोड़े से कस्टमर परेशान होते हैं, तो कोशिश करती हूँ कि वहाँ से जो नियर बाई मेरा कोई भी अगर वेंडर है या मेरा कोई कारीगर है तो मैं उनके पास से उनको सामान भिजवा दूँ, ऐसा मैं कोशिश करती हूँ। और कोई बहुत दूर का मेरे को ऑर्डर देता है, जैसे कोई बाहर का, एक दो मेरे यूएस में मेरे रिलेटिव्स के फ्रेंड्स रहते हैं, उनके पास मेरी ड्रेसेस जाती है, वो लोग शौक से मंगवाते हैं। तो उनको मैं एक ही बोलती हूँ कि आपको 3 महीना पहले मुझे ऑर्डर देना पड़ेगा, बिल्कुल। नहीं तो आपका सामान टाइम पर नहीं पहुँचेगा। मैम, अगले 5 से 10 सालों में आपका नेक्स्ट वे फॉरवर्ड विजन कहाँ जा रहा है? किस किस लेवल पे, किस किस इंडस्ट्री सेक्टर्स में आप अपने स्टार्टअप को सर्व करते हुए देख पा रहे हैं? मेरा विज़न है कि जो इतने आजकल टीवी सीरियल्स में भगवान और मूर्ति और ये सब बहुत ज़्यादा दिखाया जाता है, जी, जी। तो मेरा मन है कि एक दो वहाँ जा कर के हमारा सामान वहाँ सर्व हो। ओके, तो इसके लिए आपके क्या प्रयास हो रहे हैं मैम? इसके लिए या क्या सोच रखा है आपने? इसके लिए हम लोगों से कोशिश कर रहे हैं बातचीत करने के लिए। आज हम यहाँ भी स्टूडियो में आए हैं तो लगता है कि इसके थ्रू भी कुछ स्प्रेड होगा जी, जी, हमारा। ज़रूर। तो उस लोगों से बातचीतें जारी हैं कि किसी भी तरीके से एक दो इन जगहों पे भी जाए कि हमारा वस्त्र जो है वहाँ के ठाकुर जी पहने और सारे लोग जो देख रहे हैं उस सीरियल को और उसका मज़ा ले रहे हैं, तो सबको पता चले कि बांसुरी प्रतिष्ठान में ऐसा कुछ बन रहा आपकी है। मेहनत को एक सफल स्वरूप मिल सके। हाँ, एकदम। मैम, अंततः हम आपसे संक्षेप में जानना चाहेंगे कि कोई भी एज ग्रुप का युवक या युवती किसी भी मास लेवल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक स्टार्टअप क्रिएट करना चाहता है, तो उसके लिए आपके क्या संदेश रहेंगे? मेरा संदेश तो यही है कि कोई भी आप स्टार्टअप क्रिएट करते हैं तो उसमें बहुत मुश्किलें शुरू में आती है। उन मुश्किलों को अपनी प्रेरणा बनाना है, उनसे भागना नहीं है। और उस प्रेरणा अगर आप बनाते हैं और उसको पॉजिटिव वे में लेते हैं ना, तो हर मुश्किल से आपको एक वे मिलता है काम करने का। आप सोच पाते हैं कि मेरे को किस डायरेक्शन में जाना है। मतलब मुश्किलों से ही सॉल्यूशंस मिलने लगता है अगर हम पेशेंस के साथ उन मुश्किलों को देखते हैं और हैंडल करते हैं। 200%। मैम, आप हमारे कार्यक्रम में आए और आपने हमारे दर्शकों को इतनी विशेष जानकारियां दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसे ही किसी नए व्यक्तित्व के साथ। तब तक के लिए हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार।